आज अशोक विजयादशमी 15 अक्टूबर 2021 66वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी ओर से और वंदना संघ दीक्षा भूमि की ओर से मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान जिन्हें भारत के लोग कहता है उन लोगों को, साथ ही अखिल मानव मात्र को मैं मंगल कामना प्रेषित करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ और सप्रेम जय भीम। धम्म हमारे मुक्ति का साधन। धम्म समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इन मूल्यों पर, इन सिद्धांतों पर आधारित धम्म। यह सिद्धांत चिरंतन सिद्धांत माने जाते हैं मानव मुक्ति के लिए। ऐसा मानव मुक्ति का धम्म देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। ध्यान रहे कि तथागत गौतम बुद्ध अपने आप को मार्गदाता कहते हैं, तो तथागत गौतम बुद्ध ने धम्म का मार्ग, हमारे मुक्ति का मार्ग आलोकित किया है। यदि हम धर्म की, वर्ण की, जाति की या अन्य किसी प्रकार की दासता से मुक्ति चाहते हैं तो धम्म के मार्ग पर हमें चलना होगा। ऐसा मार्गदाता का आदेश है, ऐसी मार्गदाता की देशना है। यह धम्म भारत से प्राय लुप्त प्राय हो गया था। 14 अक्टूबर 1956 फिर से अशोका विजयादशमी दिवस। इस दिवस पर नागपुर नगरी में पवित्र दीक्षा भूमि की साक्षी से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा धम्म की दीक्षा लेकर अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म की दीक्षा लेकर और देकर भारत में बुद्ध के धम्म का पुनरुज्जीवन किया। इसे ही हम धम्मचक्र प्रवर्तन मानते हैं और इसीलिए अशोका विजयादशमी 14 अक्टूबर 1956 को हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मानते हैं। इसीलिए माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को धम्मचक्र प्रवर्तक करके संबोधित किया जाता है। अभूतपूर्व अहिंसक धम्म क्रांति का प्रेरक प्रवर्तक भी कहा जाता है। यह अहिंसक अभूतपूर्व धम्म क्रांति थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी केवल मार्गदाता थे और मार्गदाता ही स्वयं को मानते थे और इसीलिए इस मार्गदाता को भी आज विनम्र अभिवादन करता हूँ और सारे लोगों के प्रति फिर से एक बार अपनी मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। जब इन प्रकार के दिनों का हम आयोजन करते हैं, चाहे धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का दिन हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस हो या बुद्ध जयंती का दिवस हो, उत्सव के दिन है या दुख के भी दिन हो सकते हैं हमारे लिए, परंतु फिर भी शून्य व्यक्ति, शून्य समाज अपने गत जीवन का पुनरावलोकन करता है। हम कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए, इसका पुनरावलोकन करता है और आने वाले समय के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करता है। क्या इसी आधार पर मैं यह पूछना चाहता हूँ, क्या हम मुक्त हैं? क्या हम धम्म के मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम धम्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं? जवाब यदि हम आज भी मुक्त नहीं हैं तो किसका दोष है? मार्गदाता का दोष है या हम लोगों के साथ में धम्म है? हम लोगों के साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान है। यह दोनों माध्यम हमारे पास होते हुए भी यदि हम मुक्त नहीं हैं तो फिर शायद हमें अपने आप को फिर से एक बार खोजने की ज़रूरत है।
मैंने भारत के संविधान के निर्माता का उल्लेख किया, फिर से एक बार अन्य संदर्भ में मैं उल्लेख करना चाहूँगा। मैं याद दिलाना चाहूँगा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन 2020 की। इस दिन पर वंदना संघ ने और मैत्री इंडिया चैनल ने एक संकल्प किया था। संकल्प ये था कि भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, यह एक व्याख्यानमाला उस शुभ दिन मंगल दिन से शुरू की जाए। संकल्प यह भी था कि यह 52 व्याख्यानों की व्याख्यानमाला होगी और 2021 के धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर इसका समापन होगा। हमें बड़ा आनंद होता है, हमें स्वयं के प्रति बड़ा अभिमान होता है कि हमने कोरोना के चलते हुए भी अपना संकल्प पूरा किया और आज यह 52वां व्याख्यान मैं तथागत गौतम बुद्ध को, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को और आप सारे लोगों को समर्पित करता हूँ। एक अनुरोध करना चाहता हूँ। यह 52वां व्याख्यान है, समापन का व्याख्यान है ऐसा मैंने कहा भी, परंतु अभी तक संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संबंध में पूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंची है। इसीलिए इसके बाद भी यह व्याख्यानमाला जब तक पूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंचती तब तक कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी। और यदि वंदना संघ और मैत्री इंडिया चैनल चाहते हैं दोनों, तो फिर अलग अलग विषयों के संबंध में हम यह व्याख्यानमाला कंटिन्यू कर सकते हैं और प्रत्येक रविवार को आपसे मिल सकते हैं नए विषय के साथ में, नए व्याख्यान के साथ में। फिर से एक बार आप सब लोगों के प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए आज का दिन बड़ा ही पवित्र दिन है, पावन दिन है, मंगल दिन है, हमारे मुक्ति का दिन है और इसीलिए विशेष होने की वजह से आज के दिन मैं एक विशेष विषय पर आपको संबोधित करता चाहता हूँ और विशेष विषय 2 भागों में होगा। पहला भाग है धम्म, संविधान और लोकतंत्र। व्याख्यान का पहला भाग है धम्म, संविधान और लोकतंत्र और दूसरा भाग होगा धम्म, धर्म और संविधान। धम्म, धर्म और संविधान, यही विषय क्यों चुना है हम लोगों ने? इसलिए चुना, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है इसलिए धम्म, संविधान के संबंधी, संविधान निर्माता के संबंधी व्याख्यानमाला का समारोह हम औपचारिक करना चाहते इसलिए संविधान। और जब भी धम्म और संविधान का उल्लेख होता है तो धर्म का उल्लेख भी होता है और इसीलिए धर्म, और इसीलिए विषय लिया गया है धम्म, संविधान और लोकतंत्र तथा धम्म, धर्म और संविधान। आइए अब विषय पर बात करें। पहला भाग है धम्म, संविधान और लोकतंत्र। 25 नवंबर 1949 व्याख्यानमाला में इस दिन का बड़े विस्तार से जिक्र हम लोगों ने किया है, परंतु आज के विषय के संबंध में भी फिर से एक बार इसको दोहराना आवश्यक है। संविधान सभा में माननीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अंतिम भाषण, क्योंकि 26 नवंबर को केवल औपचारिकता थी, अध्यक्ष का भाषण और संविधान को स्वीकृति। अंतिम भाषण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान सभा में अंतिम भाषण। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा शुरू हुई और 25 नवंबर 1949 तक सदस्य वार्तालाप करते रहे, चर्चा करते रहे, मसौदा प्रस्तुत किया गया, प्रत्येक संविधान के मसौदे के प्रत्येक अनुच्छेद पर चर्चा हुई और पूरा संविधान स्वीकृत हो गया। इस प्रक्रिया में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, प्रश्न उपस्थित किए गए, शंकाएं उपस्थित की गई थी, आक्षेप उपस्थित किए गए थे, आलोचनाएं भी की गई थी। माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर ने समय समय पर इनका जवाब दिया, परंतु अंतिम भाषण में उनको भी लगा कि सारी ही चर्चा का समारोह करना आवश्यक है और कुछ शंकाओं का समाधान भी आवश्यक है। उसमें से एक शंका थी
बड़ी ज़बरदस्त शंका थी। शंका यह थी कि संविधान में जो लोकतंत्र की अवधारणा रखी गई है, यह लोकतंत्र की अवधारणा संविधान में फ्रांस में जो 1789 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति से ली गई है। सारी दुनिया मानती है कि फ्रांस की इस क्रांति से ही दुनिया में लोकतंत्र और लोकतंत्र की मूल्य, जिनको हम समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय कहते हैं, इन मूल्यों की देन यह फ्रांस की क्रांति है, ऐसा माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर इसका प्रतिवाद करते हैं और संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मान्यवरों, शायद आपने प्राचीन भारत नहीं पढ़ा है, पढ़ा भी हो तो मेरी नज़र से नहीं पढ़ा है। मैं यह दावा कर सकता हूँ कि मैंने भारत के संविधान में जो लोकतंत्र की अवधारणा रखी है, वह मैंने फ्रांस की क्रांति से नहीं ली है। और यह लोकतंत्र मैंने बुद्धकालीन संघ से लिया है। यह बुद्धकालीन को अंडरलाइन करना चाहिए, जिसका स्पष्टीकरण मैं बाद में दूंगा। बुद्धकालीन इसलिए बोलता हूँ कि बुद्धकालीन संघ में जो लोकतंत्र था, वह आज के संघ में, भिक्खु संघ में है या नहीं, इसके प्रति मेरे मन में बड़ी ज़बरदस्त आशंकाएं हैं। और इसीलिए यदि बुद्धकालीन लोकतंत्र वर्तमान भिक्खु संघों में होता तो एक ही भिक्खु संघ होता, इतने भिक्खु संघ नहीं होते। और इसीलिए शंका उपस्थित होती है कि क्या यह भिक्खु संघ, बुद्धकालीन भिक्खु संघ ने जिस लोकतंत्र का स्वीकार किया था, उस लोकतंत्र को मानते हैं, स्वीकारते हैं। और इसीलिए मैंने शब्द प्रयोग किया बुद्धकालीन संघ। बुद्धकालीन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि संविधान में लोकतंत्र की जो अवधारणा है, वह बुद्धकालीन, बुद्ध के भिक्खु संघ से मैंने ली है। और इसीलिए मेरे जैसा व्यक्ति तथागत गौतम बुद्ध को लोकतंत्र का आद्य प्रवर्तक कहता है। फ्रांस की क्रांति तो 1789 में हुई, परंतु बुद्ध ने संघ के माध्यम से लोकतंत्र की अवधारणा 2570 साल पहले प्रस्तापित की थी। तो इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध को मैं लोकतंत्र का आद्य प्रवर्तक मानता हूँ। आइए हम जरा देखने का प्रयास करते हैं धम्म में और भिक्खु संघ में लोकतंत्र की अवधारणा क्या है। धम्म और भिक्खु संघ में लोकतंत्र की अवधारणा। धम्म के मूल सिद्धांत क्या है? धम्म के मूल सिद्धांत क्या है? यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखित बुद्ध एंड इस धम्म का यदि अध्ययन करें तो आपको यह मूल सिद्धांत, या उसके भी पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 से लेकर तो 1956 तक अलग अलग धर्मों का अध्ययन करने के बाद बुद्ध धर्म का ही स्वीकार क्यों किया, इसका यदि गंभीरता से, गहनता से विचार करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि बुद्ध के धम्म के मूल सिद्धांतों ने माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विज्ञानवादी, तर्कवादी, विवेकवादी विद्वान को धम्म की ओर आकर्षित किया। क्या थे वो सिद्धांत? वो सिद्धांत है ये सिद्धांत जिसके लिए माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1919 से संघर्ष कर रहे थे। 1919 से संघर्ष कर रहे थे और अंतिमतः 1956 में उन्होंने वह धम्म स्वीकृत किया जो धम्म इन सिद्धांतों पर आधारित है। यह सिद्धांत बड़े सिंपल है, जो संविधान में भी
रखे गए हैं संविधान का भी मूलाधार यही सिद्धांत है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यह बुद्ध के धम्म के मूल सिद्धांत है। और इसीलिए 1920 में 20 से 1935 तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अलग प्रकार के प्रयास कर रहे थे। 1935 से 1956 तक श्रद्धा के साथ उन्हें ऐसा धम्म चाहिए था जो इन सिद्धांतों पर आधारित हो, और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि मैं बुद्ध के प्रति अपना समर्पण, बुद्ध के प्रति अपना अनुसरण प्रस्तुत करता हूँ। संविधान के लोकतंत्र में, संविधान में जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र के भी यही सिद्धांत है। हम तो उद्देशिका से लेकर तो अंतिम पृष्ठ तक यही बात दोहराते हैं कि संविधान काय पर आधारित है, तो 5 बातों पर। कहाँ लिखी है ये 5 बातें? यह बातें लिखी हैं उद्देशिका में। और फिर बाकी का संविधान उद्देशिका में लिखे हुए इन 5 मूल्यों को भारतीय समाज में प्रस्थापित करने के लिए बनाया गया संविधान है, निर्माण किया गया संविधान है। क्या है वो 5 मूल्य? उद्देशिका पढ़िए तो आपको नजर आएगा। पहला नजर आएगा न्याय, बाद में नजर आएगा स्वतंत्रता, बाद में नजर आएगा समानता, बाद में नजर आएगा बंधुता और बाद में नजर आएगा व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इस क्रम से उद्देशिका में यह सिद्धांत रखे गए हैं। मूल्य भी कह सकते हैं। मूल्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। फिर धम्म और संविधान में अंतर क्या है? बड़ा सिंपल सा अंतर है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि धम्म में जो लोकतंत्र है उसके चलते धम्म को हम श्रद्धा प्लस लोकतंत्र कह सकते हैं। धम्म को हम क्या कहेंगे? श्रद्धा प्लस लोकतंत्र, क्योंकि धम्म में जो सिद्धांत रखे गए हैं उनको हम श्रद्धा से भी उनके प्रति नतमस्तक होते। भारत के संविधान में लोकतंत्र है, वो श्रद्धा को बाजू रख दीजिए, बाकी का लोकतंत्र संविधान में अवतरित है, संविधान में उतरा हुआ है। इस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं। धम्म ने भिक्खु संघ की स्थापना की, क्योंकि धम्म का प्रचार प्रसार यह भिक्खु संघ का दायित्व था। धम्म का यदि प्रचार प्रसार करना है तो अकेले तथागत गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में कितना प्रचार प्रसार करते थे, परंतु धम्म ने जिस क्रांति का सूत्रपात किया वह क्रांति अनंत काल तक चलने वाली क्रांति है। वह क्रांति अनंत काल तक चलने वाली क्रांति होने की वजह से किसी एक व्यक्ति के जीवन काल में यह क्रांति पूरी नहीं हो सकती, इसका एहसास तथागत गौतम बुद्ध को भी था। जब क्रांति धम्म के माध्यम से आने वाली क्रांति यह अनंत काल तक चलने वाली क्रांति है, तो फिर इस क्रांति के लिए अनंत काल तक जीवंत रहने वाली यंत्रणा भी चाहिए। और इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्खु संघ का निर्माण किया, भिक्खु संघ की स्थापना की। और फिर भिक्खु संघ का घटक भिक्खु अपने आप में आदर्श हैं यदि वो धम्म का पालन करता है। भिक्खु यदि धम्म का पालन करता है तो वह उपासक उपासिका के लिए भी आदर्श है। बुद्ध चाहते हैं कि भिक्खु यदि आदर्श भिक्खु हैं तो उपासक उपासिकाओं ने भी चीवर न धारण करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी में भिक्खु जैसा जीवन जीने के प्रयास करने चाहिए। भिक्खु को धम्म जीवन जीना अनिवार्य है। उपासक उपासिका को धम्म जीवन जीने के प्रयास करने की, गलती करने की, सुधरने की, पूर्णता की ओर जाने की अनुमति है। और इसीलिए भिक्खु
हमारा आदर्श है। किसका? उपासक उपासिका का। किसका? गृहस्थ का आदर्श है। और इसी प्रकार से संघ, भिक्खु संघ समाज का आदर्श है। भिक्खु संघ भी एक समाज का छोटा प्रतिरूप है। भिक्खु संघ समाज का छोटा प्रतिरूप है और बड़ा प्रतिरूप समाज संघ जैसा समाज बने। भिक्खु जैसा यदि उपासक हो जाता है तो संघ जैसा समाज बनेगा ही। और इसी प्रकार के समाज की स्थापना के लिए कैसा समाज? समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित इसी प्रकार का समाज निर्माण करने के लिए धम्म संघ यह व्यवस्था बुद्ध द्वारा निर्माण की गई। बुद्ध स्वयं भिक्षुओं के लिए रोल मॉडल थे। बुद्ध स्वयं अपने आप एक भिक्षुओं के समक्ष आदर्श रख रहे थे कि ऐसा भिक्षु जीवन जीना पड़ेगा। कठिन है परंतु और इसी प्रकार से बुद्ध ने केवल भिक्षु के समक्ष नहीं, संपूर्ण समाज के समक्ष आदर्श जीवन का एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया। और उसी आधार पर हम देखते हैं भिक्षु कैसे आदर्श है। देखिए, अनाथ पिंडक के साथ में बुद्ध का जो वार्तालाप हुआ वह याद करने का प्रयास कीजिए। अनाथ पिंडक पूछता है तथागत गौतम बुद्ध से, क्या मैंने भी चीवर धारण करना चाहिए? क्योंकि चीवर धारण करने के पश्चात सारी सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर भिक्षु एक मुक्त, स्वच्छंद, आनंदी जीवन जी रहे हैं। तथागत उसको उपदेश देते हैं, जरूरत नहीं है, तो गृहस्थ रहकर भी भिक्षु जैसा आनंदी जीवन जी सकता है। केवल धम्म का जीवन तुझे जीना पड़ेगा, इतना ही बंधन तेरे ऊपर है। अनाथ पिंडक ने बुद्ध की देशना को स्वीकार किया। चीवर न धारण करते हुए भी एक वह आनंदी, सुखी, संपन्न, मुक्त गृहस्थ करके जीता रहा। बुद्ध का अनुयायी कर धम्म का उपासक कर जीता रहा। इस प्रकार से बुद्ध ने भिक्षु संघ के समक्ष समाज के संघर्ष आदर्श रखा। वही आदर्श आज के वर्तमान समाज के समक्ष भी है। मैं यह नहीं कहूँगा कि वर्तमान भिक्षु वैसे आदर्श है या नहीं, यह मेरी बात नहीं है, परंतु मेरा आदर्श बुद्ध है, मेरा आदर्श बाबा साहब है, मेरा आदर्श बुद्धकालीन भिक्षु संघ है। और इसीलिए मुझे भी गृहस्थ होने के नाते सुखी होना है, आनंदी होना है, समाधानी होना है, मुक्त होना है। मुक्त काय से? केवल यह भौतिक दासता से नहीं, दुख सुख की धारणा से भी मुक्त होना है। निर्वाण प्राप्त करना है तो मुझे धम्म जीवन जीना पड़ेगा। मेरा रोल मॉडल बुद्ध है, मेरा रोल मॉडल बुद्ध है। संघ में लोकतंत्र था तो क्या था? मैंने कहा धम्म के सिद्धांत। देखिए, संघ जीवन में, संघ में वो धम्म के सिद्धांत है या नहीं? तो हमारा धम्म ग्रंथ कहता है कि संघ में सभी के लिए प्रवेश मुक्त था। लोकतंत्र में सभी के लिए प्रवेश मुक्त है। जात पात का कोई बंधन नहीं था। जात पात शब्द केवल भारत के लिए आता है। बुद्ध धम्म का जन्म भारत में हुआ। बुद्धकालीन व्यवस्था जात पात पर आधारित व्यवस्था थी, परंतु संघ में जात पात का कोई भेद नहीं था। स्त्री पुरुष का भेद बुद्धकालीन समाज में, तत्कालीन समाज में किया जाता था। बुद्ध के संघ में स्त्री पुरुष का भेद नहीं था। बुद्धकालीन समाज में हैसियत के आधार पर व्यक्ति में भेद किया जाता था। संघ में हैसियत के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता था। जात पात का कोई स्थान नहीं था संघ में। सभी सदस्य संघ में समान थे। भेद था
तो केवल गुणवत्ता के आधार पर था। यदि श्रेष्ठ गुणवत्ता संपन्न भिक्षु है तो वह अधिक प्रतिष्ठित होता था, और यदि कनिष्ठ गुणवत्ता संपन्न व्यक्ति है तो वह कम प्रतिष्ठित होता था। इतना ही अंतर था। श्रेष्ठ गुण संपन्न को ज्येष्ठ आसन, कनिष्ठ को कनिष्ठ आसन, इतना ही भेद था। परंतु ध्यान रहे, यह ज्येष्ठता कनिष्ठता व्यक्ति के गुण संपन्नता के आधार पर थी। प्रत्येक व्यक्ति को गुण संपन्न होने का समान अवसर प्राप्त था, जन्म के आधार पर नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ जन्म से तो मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसी अवधारणा संघ में नहीं थी। श्रेष्ठ होना है तो श्रेष्ठ बनना पड़ेगा, श्रेष्ठता अर्जित करनी पड़ेगी, जन्म से प्राप्त नहीं होगी। और इसी को कहते हैं प्रतिष्ठा का समान अवसर, और प्रतिष्ठित होने का भी समान अवसर सबको था। और यह थी संघ का लोकतंत्र। और इसी प्रकार से यही लोकतंत्र भारत के संविधान में भी है। भारत का संविधान भारत के लोगों में धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, ग्रामीण, शहरी, संपन्न, विपन्न, अधिक पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, ऐसा कोई भी भेद नहीं करता। क्या आपको लगता है कि संघ में जो लोकतंत्र था और संविधान में जो लोकतंत्र है उसमें कोई अंतर है?